हेलो। वंस अगेन मैं हेमंत शाह, आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का सेशन में स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंच रही है। तो यही उम्मीद के साथ आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग अभी जो एक रिसेंट नया नोटिफिकेशन आया है आईडीबीआई बैंक 2023 का, तो उस जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर हम लोग आज के सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हर छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत बड़ा, लगभग 45 से 50 पेज का नोटिफिकेशन है, बराबर। तो उसमें से जितने भी हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी है वो हर चीज़ें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट तक आपको सेशन को देखना है। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स होंगे, चाहे कुछ मान लो कोई बच्चा ऐसा भी यहाँ जुड़ा है जो स्पेशली गवर्नमेंट बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि क्या सर हमें फॉर्म भरना चाहिए, क्या आईडीबीआई है वो एक गवर्नमेंट बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करना है। हर चीज़ों का आपको ये सेशन के अंदर आंसर मिलेगा। ट्राई बेस्ट करूंगा, सेशन छोटा ही रहेगा, बराबर, ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम में हर चीज़ों को कवर करने की यहाँ ट्राई करूंगा। ओके, तो यही उम्मीद के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। और 2023 मैं तो समझ रहा था साल गया, बट गया नहीं है। जाते जाते भी आप लोगों को बहुत सरप्राइजेस दे के जा रहा है, क्योंकि नया साल अभी शुरू हुआ है। नए साल के साथ नई उम्मीद, और नई उम्मीद के साथ दो बैक टू बैक न्यू वैकेंसीज। अभी रिसेंटली आपको पता है कुछ दिन पहले एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आ गया, लगभग 8,300 वैकेंसीज। उसके ऊपर भी मैंने एक बहुत प्यारा सा सेशन बनाया है। अगर मान लो आपको कुछ पता ना चले तो उस सेशन को देख के भी आपको हर चीज़ें समझ लेनी चाहिए, बराबर। तो आज के इस सेशन में ये आईडीपीएस का जो रिक्रूटमेंट आया है उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूंगा सेशन में, कितनी वैकेंसी से, वहाँ से लेके कौन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या ये कहीं गवर्नमेंट जॉब ही तो है या नहीं है, साथ में क्या हमें ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि आपको पता है लगभग दिसंबर के एंड में इसका कहीं प्री एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए, और अगर भरेंगे तो हमारा प्लानिंग क्या होगा, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और कैसे भरेंगे। और लास्ट में जो मेन मुद्दे की बात करेंगे है वो सैलरी। ये हर पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बराबर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। सर आईडीबीआई बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो आईडीबीआई है लगभग 1964 के अंदर एज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दौर के ऊपर आईडीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और लगभग आप देखोगे तो 2019 तक ये प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनलाइज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक थी। लेकिन 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैंक के 51% जो भी शेयर है उसको एलआईसी, लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन को बेचा। और डेफिनेटली अब कोई भी देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर उसका 51% स्टेक किसी के पास चला जाएगा तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट नहीं रहेगा। बाकी के 49% स्टील अभी गवर्नमेंट के पास है। अब वापिस उस एंगल से सोचे तो एलआईसी अगेन लॉजिकली देखोगे तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, नो डाउट। अभी रिसेंटली एलआईसी का आईपीओ आया था, गवर्नमेंट ने भी उसमें से 5% स्टेक बेचे। इसका मतलब अभी भी गवर्नमेंट के पास उसका 95% है। यानी इनडायरेक्टली बोलेंगे तो एक गवर्नमेंट बैंक ही अभी भी, मैं तो मानता हूँ इसको, ये आपका गवर्नमेंट बैंक ही है, बट गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीज़ें प्राइवेट आई है ना। तो ये चीज़ है आपकी आईडीबीआई बैंक के साथ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। हाँ, कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा उसके ऊपर हम लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसका आप अभी टेंशन मत लो, बराबर। एवरी ईयर आप देखोगे तो लास्ट 2-5 सालों के अंदर एवरी ईयर आईडीबीआई के अंदर ऐसे रिक्रूटमेंट निकलता आ रहा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो है सबसे पहले तो वैकेंसीज के ऊपर कि सर टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो इसके अंदर देखो, ये आईडीबीआई बैंक है, उसने टोटल 2 टाइप की वैकेंसी निकाली है। पहला जो है वो है आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसको इन्होंने नाम दिया है जेएएम। आप देखोगे ना तो बहुत जगह जेएम लिखा होगा, यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ लिखा होगा ग्रेड ओ, बराबर। तो आप टेंशन मत लेना, ये जो भी होगा ना उसको एक ग्रेड दे दिया, इसको ग्रेड ओ दे दिया है।
ग्रेड ओ, बराबर। अब देखो हर एक बैंक में अपने अपने अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो इन्होंने ये जो पोस्ट है उसको ग्रेड ओ के ऊपर रखा है, बराबर। टोटल कितनी वैकेंसी, 800 वैकेंसी। और दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये गवर्नमेंट बैंक में जो क्लेरिकल वाला पोस्ट आता है ना, असिस्टेंट बोलो या तो क्लेरिकल पोस्ट बोलो, ये वही पोस्ट है, बस नाम खाली बदल दिया है, बराबर है। और ऊपर वाला जो JAM आपको दिख रहा है, ये लाइक सिमिलर आपका जो गवर्नमेंट बैंक में PO का पोस्ट आता है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बस ये उसी के जैसा एग्जैक्टली है। इन शॉर्ट क्लर्क और ऑफिसर का वैकेंसी है। ऑफिसर में लगभग 800 और क्लेरिकल के अंदर 1300, कुल मिला के टोटल 2100 जितनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, बराबर। चलो ये पहले तो मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बता दिया कि इतनी सारी वैकेंसीज है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, सर इसके लिए कौन अप्लाई करेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो बराबर देखना, बराबर समझना, दोनों पोस्ट के लिए कुछ चीज़ें अलग है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे JAM, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है, बैचलर का डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर मिनिमम 60% होने चाहिए। किसके लिए, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, है ना। जो भी बच्चा जनरल या तो OBC कैटेगरी से फॉर्म भरेगा उसको बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60% होगा तो ही आप फॉर्म भरोगे। अगर 59.99% होगा ना तो भी उसको आप लोग एज अ 60% कंसिडर करके फॉर्म नहीं भरोगे। मिनिमम 60%, 0.1 भी कम नहीं चलेगा। 60 या तो 60% से अबो कितना भी होगा वो चलेगा जनरल OBC के लिए। और अगर मान लो कोई बच्चा ST SC और दूसरी कोई कैटेगरी से बिलोंग करेगा तो उसके लिए 5% कम, यानी कि ग्रेजुएशन में उसके 55% होने चाहिए। डिग्री कोई भी यहाँ चलेगा, BA BCom BSc BTech वगैरह कुछ भी चलेगा, है ना। एक बंदा एक ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखो बहुत इन्होंने क्लियर कट नोट लिखी है। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग देखेंगे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री, तो उसके अंदर बहुत बार देखो क्या होता है, मार्कशीट के अंदर आपको CGPA मिलता है ना, या तो SGPA मिलता है। तो ऐसे सिनारियों में आप लोग क्या करोगे, बहुत सारी कॉलेजों में आजकल देखो ग्रेडिंग सिस्टम है, और ग्रेडिंग सिस्टम को हम फॉलो करोगे तो आपको CGPA वगैरह मिलेगा। तो ऐसे सिनारियों में आपको क्या करना है, तो जो भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक फॉर्मूला रहता है कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने CGPA को क्या करते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। या तो हो सकता है कि आपकी जो मार्कशीट होगी ना उसके पीछे भी एक कहीं फॉर्मूला लिख के दिया होगा कि अगर आपको ये CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो कि अगर मुझे CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, और उस हिसाब से आपको परसेंटेज फिल करके फॉर्म भरना है। ये किसकी बात हो रही है, जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर कहीं CGPA को मेंशन किया है उसकी बात हो रही है। अगर मान लो किसी का 6.5 CGPA आया, सपोज SGPA या जो भी आपका जो भी होता है देख लेना। अब मान लो किसी का 6.5 आया है तो उसको देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देती है, यानी कि 6.5 को एज अ 65% कंसिडर करेगी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के देखो, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने नॉर्म्स होंगे, है ना, हर एक के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, जैसे मानो किसी का 6.5 आया तो पहले उसमें से 0.5 को माइनस कर देगी, यानी 6 मानेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगी, यानी 6.5 CGPA का मतलब 60% होगा। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको एक बार मैच कर लेना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटीज़ के साथ। डन। चलो अब देखना दूसरी एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट के अंदर परसेंटेज होता है। अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है, क्योंकि देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, परसेंटेज तो देती है, लेकिन क्या होता है पता, लास्ट 2 सेमेस्टर के परसेंटेज होते हैं या तो लास्ट 1 सेमेस्टर का परसेंटेज होता है। तो क्लियर कट इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी रेकन्ड एंड कैलकुलेटेड taking into the account the marks obtained in all the semesters, या तो ईयर्स, जितने भी सेमेस्टर है, जितने भी ईयर्स है, उसके अंदर के आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को काउंटिंग करके उसके परसेंटेज निकाल के आपके मिनिमम 60% होने ज़रूरी है। समझना,
यानी मान लो कोई बच्चे की मार्कशीट में हो सकता है कि लास्ट 2 सेमेस्टर के परसेंटेज लिखे हो 65%, मान लो 60%, 65% लिखा है, बट हो सकता है कि आपके 6 सेमेस्टर या तो तीनों 3 साल को मिलके एग्रीगेट अगर 60% नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट बोला है कि आपको सारे सेमेस्टर के अंदर या तो जितने भी ईयर्स की मार्कशीट है वो सारी के मार्क्स को जो भी मिलेगा उसको कंसीडर करके परसेंटेज निकाल के ही फॉर्म भरना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये किसकी बात हो गई? जो बच्चा जेएम का फॉर्म भरना चाहता है इसके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर मान लो कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरेगा तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया, तो उसके लिए देखो परसेंटेज में कोई क्राइटेरिया इन्होंने दिया नहीं है, सुन लेना। खाली इतना बोला है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन एक कट ऑफ डेट इन्होंने दे दिया है। कब? 1 नवंबर 2023 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 2023। अगर मान लो आपका रिजल्ट 2 नवंबर 2023 को आया होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये कट ऑफ डेट है। यहाँ तक आपके पास आपका जो भी फाइनल ईयर, अगर मान लो कोई बच्चा फाइनल ईयर में है तो ये डेट तक आपके पास आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट होना ज़रूरी है। नो डाउट डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, वो 2 नंबर की बात है, बट उस टाइम तक आपको पता होना चाहिए मैं फुल्ली पास हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए, तो आप फॉर्म डेफिनेटली भरोगे। बराबर। चलो, तो इसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है जबकि इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलो अब चलते थोड़ा सा आगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि सर एज लिमिट देखना। बराबर। अब बैंक आईडीबीआई को बहुत डायनेमिक, बहुत यंग पीपल, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, तो इन्होंने एज लिमिट में लिखा है, ध्यान रखना। क्या बताएं? नॉट बिलो 20 ईयर्स। ध्यान रखना, 20 साल से आपकी एज छोटी नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट अबाउट 25 ईयर्स। यानी आप मिनिमम 20 या तो 20 के ऊपर के होने चाहिए, या तो मैक्सिमम 25 या तो 25 से बिलो होने चाहिए। 20 से छोटा नहीं चलेगा और 25 से ज़्यादा नहीं चलेगा। और इन्होंने क्लियर कट ऐसा भी देखो डेट भी दे दिया है, अगर मान लो किसी को काउंटिंग करने में दिक्कत आती है ना, क्योंकि बहुत बार बच्चा सोचता है कि सर मेरा बर्थ डेट ये मैं कैसे काउंट करूं। इससे बेटर देखो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/11/1998। यानी आपका बॉर्न है ना वो 2 नवंबर 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी आपका बॉर्न ये डेट पे होगा तो चलेगा, या तो इसके बाद के डेट के ऊपर होगा तो चलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्ली, इसके पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन दिस डेट। यानी 1 नवंबर 2003 के बाद आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, ऐसा क्लियर बोला है। यानी मान लो किसी का बर्थडे इस दिन आता है तो वो भी डेफिनेटली फॉर्म भरेगा, और किसी का बर्थडे इस दिन आता होगा वो भी डेफिनेटली फॉर्म भरेगा, है ना। चलो, इतना सबको समझ में आया। और बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन तो जनरली आपको पता है, जो मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो कोई बच्चा ST SC से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के अंदर 3 साल का मिलेगा, और PW यानी कि आप जानते हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर उसके केस में उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। यानी कि मान लो अगर मैं ST SC की बात करता हूँ तो उसका देखो एज है ना वो मिनिमम 20 का होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है, तो ST SC के लिए कितना हो जाएगा? 5 साल आप ऐड कर दोगे, यानी कि 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, डन। ये कॉमन क्राइटेरिया है दोनों पोस्ट के लिए, ध्यान रखिए। मिनिमम 20 साल, मैक्स टू मैक्स 25 ईयर्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलते थोड़ा सा और आगे। अब बारी आती है मुद्दे की, बात करेंगे सर सैलरी वगैरह क्या मिलेगी उस पर बात करेंगे, और उसके बाद मैं चलूँगा सीधा पैटर्न के ऊपर के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अगर हम लोग देखो JAM की बात करते हैं, ग्रेड O, तो उसके अंदर सैलरी कितना मिलेगा? तो कॉस्ट टू कंपनी यानी कि CTC इन्होंने बोला है बिटवीन कितना है 6.14 लैक्स
टू ₹6.5 lakhs पर एनम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और लिखा है कि CTA के अंदर, यानी मान लो CTA यानी जनरली हम लोग मेट्रो की बात करते हैं, मान लो कल उठ के कोई मेट्रो सिटी हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, तो उसके अंदर अगर आपका पोस्टिंग होगा तो आपका सैलरी ये रेंज में होगा, करीबन 6 लाख से लेके 6.5 लाख के बीच में। यानी ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चल सकते हो पर मंथ अराउंड 50,000 ऑन एन एवरेज आपका सैलरी बनेगा, बराबर। चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेकिन हाँ खास ध्यान रखना, देखिएगा इसके अंदर अब वापस बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है या नहीं है। तो ऐसा देख लेना नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये पोस्ट के लिए लिखा नहीं है कि ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से, ध्यान रखना। ये जो JAM का पोस्ट है वो परमानेंट बेसिस पे है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा बोला है ग्रेड O ऑफिसर्स, तो आपको पता है कि ये जो पोस्ट है वो उसको इन्होंने ग्रेड दे के रखा है कि ग्रेड O। अब ग्रेड O के ऑफिसर से शैल बी कंसीडर फॉर अ प्रमोशन टू द नेक्स्ट कैडर। अगर उसका प्रमोशन होगा ना तो नेक्स्ट में वो कौन होगा पता है, ग्रेड A। ग्रेड O से उसका ग्रेड A के अंदर प्रमोशन होगा कब, ऑन अ कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस। 3 साल अगर आप सक्सेसफुली अपनी ड्यूटी को निभाते हो तो आपका ग्रेड O से ग्रेड A के अंदर क्या होगा, प्रमोशन होगा, ऐसा क्लियर बोला है। एंड दिस सेम वुड बी सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस। अब ये सब देखो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। हाँ डेफिनेटली वैकेंसी भी उस टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है, सुन लेना, कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर वैकेंसी अवेलेबल नहीं होगी तो क्या हमें निकाल दिया जाएगा, नहीं, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आप वहीं पोस्ट पे तो डेफिनेटली बने रहोगे। बट ऐसा जनरली होता नहीं है। बैंक ने लिखा है, बैंक को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, एक अच्छी एक्सपर्टाइज आपकी आ जाएगी ना तो डेफिनेटली बैंक आपको प्रमोट करेगी ही करेगी, है ना। चलो तो ये आपको मैंने बता दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बराबर, ध्यान रखना, नथिंग हैज़ बीन मैंशनड। बट अगर मैं बात करता हूँ, सुनिएगा, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव के लिए देखो इन्होंने फिक्स बोल दिया है कि उनका फिक्स सैलरी रहेगा पहले साल के अंदर 29,000 रुपीज़ पर मंथ, और सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो सैलरी होगा वो 31,000 रुपया पर मंथ होगा। ऐसा क्लियर कट नोटिफिकेशन में लिख के दिया है। फर्स्ट ईयर 29,000, सेकेंड ईयर होगा वो आपका 31,000 होगा, देखना। अब इसमें देखो थोड़ा समझते, खास ध्यान रखना, ये जो भी बच्चा ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है बहुत सोच समझ के अप्लाई करना, क्योंकि क्लियर कट लिखा है द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से ध्यान रखिएगा। हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। बैंक आपका काम देखेगी, अगर लगता है उनको आपका काम सेटिस्फैक्ट्री लगता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, बैंक के और भी कोई क्राइटेरियाज होते उसको अगर आप फुलफिल करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एंड मे बी रिव्यूड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 year सब्जेक्ट टू अ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, completion of assigned mandatory e-certifications, availability of vacancies and any other criteria that बैंक में decide from time to time। 1 साल ड्यूटी निभाओ, सारी चीज़ें आपकी सक्सेसफुली रहेगी, बैंक के जो भी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करोगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो भाई देखो सीधा हिसाब है, आज कौन किसी को छोड़ना चाहेगा, बैंक को तो आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है ना। तो अगर आपका परफॉर्मेंस बराबर रहा, और जनरली अच्छा ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो इतने यंग डायनेमिक पीपल को बैंक रिक्रूट कर रही है, तो सीधा है कि परफॉर्मेंस तो हम डेफिनेटली डाउट नहीं करेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में से सीधा उठा के बैंक ले रही है, उसमें भी आप देखे होंगे पूरा सिलेक्शन के थ्रू होता है, तो बहुत अच्छे बच्चे ही होते हैं, है ना। तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो मेरा मानना है कि जनरली बैंक डाउट नहीं करेगी, और जनरली आप देखोगे ना तो बैंक को अच्छे लोगों की, डायनेमिक पीपल की, यंग पीपल की ज़रूरत है। तो ऐसा लगभग बहुत 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 रेयर चांस है कि 1 साल के बाद आपको वो रिलीव कर दे, नहीं, है ना, उनको तो ज़रूरत ही है। तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस को देख के वो सेकेंड ईयर का एक्सटेंशन देगी, और सेकेंड ईयर के बाद देखो क्या होगा, इन्होंने लिखा है on the successful completion of a period of 2 years of contractual service, appointee shall become the eligible for the appointment as a junior assistant manager।
यानी देखो 2 साल अगर आप सक्सेसफुली अपने ये निभा दोगे ना, सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे, देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जेएम। जो भी 50,000 सैलरी वाला पोस्ट था ना पहला वाला, उसके लिए आप सीधे एलिजिबल हो जाओगे। पर ध्यान रखना उसके लिए भी क्या वो ग्रेड हो इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक। वो बैंक का इंटरनल, जो बैंक में इंटरनल प्रमोशंस होता है ना, तो इंटरनल प्रमोशंस के लिए प्रमोशनल एग्जाम्स जैसे होती है वैसी एग्जाम्स आपकी होगी और उसके थ्रू आपका इंटरनल प्रमोशंस होगा। जैसे बैंक क्लर्क में से आप बैंक पीओ बनते हो ना, सिमिलर। डन? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये पूरा एग्जीक्यूटिव का सैलरी स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया। पोस्ट में कौन सा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का मतलब क्या होता है उसको भी मैंने बहुत अच्छे लेवल पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो कोई बच्चा ऐसा ना सोचे सर 1 साल के बाद फ्री कर देंगे, 2 साल के बाद फ्री कर देंगे। नहीं, अगर आप अपनी काबिलियत बताओगे, अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, तो कौन चाहेगा कि अच्छे लोगों को छोड़ना? कोई नहीं चाहेगा ना, सब लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो आप निश्चिंत रहो, है ना। बस अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से आपको निभाना है, मैं इतना समझता हूँ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? तो दोनों का सेम प्रोसेस है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। आप देखना, चेक करना, पता चलेगा। दोनों पोस्ट के लिए सबसे पहले तो बैंक क्या करेगी, एक ऑनलाइन टेस्ट ओटी कंडक्ट करेगी। नाम ही इन्होंने दे दिया है ऑनलाइन टेस्ट ओटी। दोनों में सेम है ना, दोनों का सेम टेस्ट रहेगा, सेम पैटर्न में बता रहा हूँ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, अब देखो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्लेरिकल पोस्ट है, तो क्लेरिकल पोस्ट के अंदर तो कोई इंटरव्यू होता नहीं है। तो एग्ज़ाम दो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे आपको सीधा बैंक में पोस्टिंग मिलेगा। बट अगर आप जेएम यानी कि अगर ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो इसमें एक फेज़ आपका बढ़ जाएगा, जो आपको पता है डेफिनेटली दैट वुड बी द पर्सनल इंटरव्यू, है ना। ये आएगा देखो पीआई, बाकी सब कुछ दोनों की सेम प्रोसेस है। ओके, चलो अब देखेंगे कि सर ओटी के अंदर क्या है। तो एक सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है, और ये आपको पता है, जो बच्चा काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है उनको पता है कि जो सब्जेक्ट आप गवर्नमेंट बैंकों के लिए जो एग्ज़ाम लेता है ना, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क पीओ हो गया, तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वही सेम सिमिलर सब्जेक्ट है। आईबीपीएस ही एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करेगी। तो आप देखोगे ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पता है, ये वैकेंसी का ओनली सिंगल एग्जामिनेशन है। बाकी आपको जनरली पता है गवर्नमेंट बैंकों में इवन आप क्लेरिकल पोस्ट को भी टारगेट करते हो ना, 2 फेज होते हैं, एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेंस होता है। जबकि यहाँ सिंगल एग्जामिनेशन को थ्रू आप सीधा बैंक में पोस्टिंग ले सकते हो, है ना। चलो अब देखो कितने टोटल 4 सब्जेक्ट है। पहले वाले सब्जेक्ट में इधर आप देखोगे तो देखो इन्होंने पूरी एग्ज़ाम को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में आपका रीजनिंग आएगा और रीजनिंग के साथ ही इन्होंने क्या किया है, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस को जोड़ दिया है ना। ये दोनों मिला के आपका पहला सेक्शन बनेगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन होगा वो आपका इंग्लिश का होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तीसरा जो सेशन रहेगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, यानी आप देखोगे ना तो मैथ्स का वेटेज काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज अ सेपरेट सब्जेक्ट तो पूछा ही जा रहा है। और साथ में आप देखोगे ना तो रीजनिंग के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, उसी का एक छोटा सा पोर्शन है जो आपका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आ रही है। तो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेटेज इन्होंने मैथ्स के ऊपर दिया है। और लास्ट में देखोगे तो एक और आपका सेक्शन है, वो है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इकोनॉमी रिलेटेड आपके जो भी न्यूज़ होंगे, कंप्यूटर हो गया, आईटी का बेसिक नॉलेज जो आपको पता है एक बैंक एग्ज़ाम में होता है, बराबर। तो ऐसे टोटल 4 सेक्शन है। कितने, जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स है, यानी टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, 9 सेक्शनल टाइमिंग्स। देखो समझने की ट्राई करिएगा, 9 सेक्शनल टाइमिंग्स, यानी यहाँ पर आपके पास क्या है पता है, कंपोजिट टाइम से 2 आवर्स का। तो बच्चा चाहे ना ये 2 घंटे में जहाँ भी जैसे भी घूमना है ना वहाँ घूम सकता है।
यानी अगर मान लो कि आपने चाहा प्लानिंग करके बैठे हो कि सर 2 घंटे का मतलब 120 मिनट है, अब मुझे पता है कि जनरल अवेयरनेस में इतना टाइम नहीं लगता है, मान लो इसके 60 क्वेश्चन भी है ना, तो 60 क्वेश्चन को करने में मुझे लगेगा तब तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं 17, 18 या 20 मिनट दे दूंगा। 20 मिनट दे दिया ना, उसके बाद अभी भी आपके पास 100 मिनट बचेंगे। तो उस 100 मिनट के अंदर आप ये तीन सब्जेक्ट को आप अपने लेवल पे, जैसे आपका स्ट्रेंथ है, जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है, उस हिसाब से टाइम को मैनेज करके सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ध्यान रखना। पहला एडवांटेज एक तो सिंगल एग्जामिनेशन, और दूसरा एडवांटेज है वो आपका क्या है, नो सेक्शनल टाइमिंग्स, कंपोजिट टाइम है। आपका मन चाहे आप जो सेक्शन को चाहो पहले उठा सकते हो, जो सेक्शन को चाहो उसको लास्ट में उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये पूरा एग्जामिनेशन है ना, वो 2 ही लैंग्वेज में होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी के अंदर। बट ध्यान रखिएगा इंग्लिश का पेपर है वो कंपलसरी इंग्लिश में ही रहेगा, वहाँ आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, चलो ये आपका हो गया पूरा ऑनलाइन टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या, तो देखो उसके अंदर क्या क्या होगा। पहला तो 0.25 मार्क्स से वो नेगेटिव है। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो 0.25 मार्क्स से वो नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है, आपके डिडक्ट हो जाएंगे। साथ में ध्यान रखिएगा, खास क्या बोला है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क्स एज डिसाइडेड बाय अ बैंक। यानी एसबीआई जैसा नहीं है। एसबीआई में क्या होता था, देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ। आप यहाँ देखोगे ना, टोटल 4 टेस्ट है, 4 सेक्शन बोलो या 4 टेस्ट बोलो, चारों 4 सेक्शन को इन्होंने 4 टेस्ट दे दिया नाम। तो चारों 4 सेक्शन के अंदर आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है, आप 3 ही सब्जेक्ट के भरोसे बैठ के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस भी आना ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी एक मिनिमम कट ऑफ बनेगा, वो निकलेगा तो वो आपके जो भी मार्क्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में आए वो काम लगेंगे, बाकी वो भी कुछ काम के नहीं बचेंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक टेस्ट के अंदर एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है जो आपको लाना पड़ेगा। वो बैंक डिसाइड करेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब। डन, यानी सेक्शनल कट ऑफ्स यहां पर अप्लाई होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, खास कीप इन योर माइंड। डन, चलो अब बारी आती है नेक्स्ट के अंदर। बस ये आपका हो गया ऑनलाइन टेस्ट। अब आते हैं सर फाइनल सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखो, अब आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का पोस्ट होगा तो उसका तो प्योर सिलेक्शन होगा, वो किसके बेसिस पे होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपका जो स्कोर बनेगा उसी के बेसिस पे आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका प्री मेडिकल ट्रेनिंग हो जाएगा, है ना और ट्रेनिंग के बाद सीधा बैंक में पोस्टिंग मिलेगा, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। लेकिन अगर आप JAM को टारगेट करोगे, ध्यान रखना, तो क्या होगा पता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, है ना। ऑनलाइन टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद देन यू विल बी कॉल्ड फॉर, किसके लिए, PI पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। अब देखना, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर इन्होंने क्लियर कट बोला है कि अगर इंटरव्यू में पास होना है तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ए कैंडिडेट नीड्स टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विच शैल नॉट बी अ लेस देन 50%। 50% से कम नहीं होने चाहिए, 100 में से मिनिमम 50 लाना पड़ेगा। डन, और 45% है वो कैटेगरी के लिए। डन, और फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो इन्होंने देखो वेटेज दे दिया है, क्या पता है कि फाइनल सिलेक्शन का जो आपका फॉर्मूला रहेगा ना, वो ये रहेगा, जिसमें क्या करेंगे पता है, 3/4 ऑफ OT स्कोर। OT स्कोर का मतलब होता है ऑनलाइन टेस्ट का आपका जो भी स्कोर बनेगा ना, उसका 3/4, यानी कि परसेंटेज की लैंग्वेज में बोले तो 75% वेटेज आपका किसका होगा, किसका होगा, ऑनलाइन टेस्ट का होगा। और 25%, 1/4 का मतलब 25% आपका जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले होंगे ना उसका होगा। यानी कि ये रेशियो के अंदर से आपका एक फाइनल स्कोर बनेगा 100 में से, और उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। यानी JAM पोस्ट के लिए आपका क्या, OT वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा 75% वेटेज उसका है। साथ में इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का भी कितना, 25% वेटेज उन्होंने दिया है।
ओके, चलो बस ये फॉर्मूले के ऊपर आपका फाइनल स्कोर बनेगा और उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब बारी आती है लास्ट में, फटाफट आगे बढ़ते हैं कि सर इसके लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, इवन फॉर्म भरने से लेके आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट। क्या करोगे, कब से चालू हो रहा है, आज से 22/11/2023 आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। कब तक चलेगा, 6/12/2023 तक चलेगा। हो सके तो लास्ट डेज पे फॉर्म भरने की ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस होता है तो कभी कभी सर्वर नहीं चलता, ऐसे बच्चों के कभी इश्यूज आते हैं। तो बेटर है कि लास्ट डेट के 2-4 दिन पहले ही आप फॉर्म भर के रख दो, बराबर। चलो अब बारी आती है कि सर ये ऑनलाइन टेस्ट कब होगा, देखना। तो क्लियर कट नोटिफिकेशन में लिख दिया है, कौन सी पता है, कि एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है ना, उसके लिए इन्होंने डेट दिया है वो 30 दिसंबर 2023। यानी आप मान के चलो आज 22 तारीख हुआ है, 30 दिसंबर, करीबन करीबन आपके पास 38-40 दिन का टाइम। और अगर मान लो आप क्या करोगे, JAM को टारगेट करोगे, तो उसका टेस्ट होगा वो नेक्स्ट डे होगा, यानी कि 31 दिसंबर होगा, बराबर। 40 दिन का मैक्स टू मैक्स आपके पास टाइम है, उससे ज़्यादा 1% भी समय आपके पास नहीं है, बराबर। अब इतने दिन में तैयारी होगी, कैसे होगी, उस पर भी मैं लास्ट में आ रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तो ये इन्होंने डेट भी दे दिया है, ध्यान रखना। चलो अब कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो बैंक का जो वेबसाइट है www.idbibank.in, इसके ऊपर आप जाओगे, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, करियर्स के अंदर जाओगे तो करंट ओपनिंग्स, यानी करंट जो रिक्रूटमेंट है उस फोल्डर में आप जाना। वहाँ पर आपको क्या है, एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना। अब जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको अप्लाई करना है। अब वापिस एक बड़ा क्वेश्चन, क्या सर हम दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। खास सुन लेना, अगेन एक बार मैं बताता हूँ, आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भरोगे, आपको सोच समझ के कोई भी एक ही पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है। यू आर एलिजिबल फॉर ओनली वन पोस्ट, बराबर। नो डाउट आपके ग्रेजुएशन में 60% भी होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, नो डाउट आपकी एलिजिबिलिटी दोनों पोस्ट के लिए। तो आप दोनों का फॉर्म नहीं भरोगे, कोई भी एक का फॉर्म भरना है। वो डिसीजन आपको खुद को लेना है कि सर मैं ऑफिसर को टारगेट करूं, क्लर्क को टारगेट करूं, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, बराबर। खास ध्यान रखना, दोनों के लिए अप्लाई मत करना, अभी भी बोल रहा हूं, बराबर। पेमेंट क्या है, तो पेमेंट आपको पता है, 1000 रुपया फीस है। और अगर मान लो कोई ST SC PWBD से अगर बिलोंग करता है तो उसकी फ़ीस है वो 200 रुपया है ना। ये फॉर्म भरने की फ़ीस है। चलो चलते थोड़ा सा और आगे। अब देखना, जब भी फॉर्म भरोगे तब आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कहाँ पर, SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन समझाया था उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी आप फॉर्म भरने की शुरुआत करोगे 4 चीज़ें आपके पास पहले रेडी होनी चाहिए। एक तो आपका फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीज़ें आपके पास बिल्कुल रेडी होगी। उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके पास, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि उसको आप फॉर्म भरते वक्त अपलोड करोगे। अब ये चारों 4 के लिए देखो बहुत जनरल गाइडलाइंस इन्होंने नोटिफिकेशन में दे के रखी है। बहुत डिटेल में जाना हो तो आप एक काम करना, एक बार खास देख लेना। आपका जो नोटिफिकेशन का PDF है लगभग 45 पेज का, उसमें आप सीधा पेज नंबर 30 पे चले जाना। कितने ऊपर, पेज नंबर 30 के ऊपर आप चले जाना। वहाँ पर आपको ये चारों 4 चीज़ों के बारे में और स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि देखो हर एक जो भी आप इमेज क्या करोगे, अपलोड करोगे ना, तो इमेज की एक मिनिमम साइज़ होनी चाहिए। कितनी साइज़ होनी चाहिए, कितने पिक्सेल्स होने चाहिए। अब आप सिग्नेचर करोगे तो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने, इसके ऊपर आप जाओगे पेज नंबर 30 पे आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही ये चारों 4 की स्कैन कॉपी करिएगा। ओके, डिक्लेरेशन आपका ऐसा होगा, वो आप देख लेना। खास ध्यान रखना, जो बच्चों ने SBI का फॉर्म भरा है, बहुत बार बच्चा क्या करता है, डिक्लेरेशन एक बार लिखता है और वहीं डिक्लेरेशन को हर एग्ज़ाम के फॉर्म में बेचारा अपलोड करता है। खास ध्यान रखना, मैच कर लेना। SBI से ये थोड़ा अलग होगा, है ना। तो इसका हैंड रिटन डिक्लेरेशन थोड़ा अलग है, तो आप इसको अपने लेवल पे देखिएगा, गलती मत करना।
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हाँ ये नहीं बदलेगा, है ना। ये आपने जो SBI के एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त जो अपलोड किया होगा वो यहाँ भी चलेगा, डोंट वरी, है ना। पर एक बार उसके डायमेंशन से क्या होने चाहिए वो आप एक बार इसमें देख लेना। ओके, चलो तो ये मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस बता दी है। साथ में वापिस वंस अगेन एक बार और रिपीट करता हूं, क्या बोला है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन, दो में से कोई भी एक, आफ्टर एंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी। मान लो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, इट डजेंट मीन कि आप दोनों का फॉर्म भरोगे, कोई भी एक का ही फॉर्म आपको भरना है, या तो एग्जीक्यूटिव या तो JM। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपको मैंने जनरल गाइडलाइंस बता दी। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात करेंगे। सर क्या ये गवर्नमेंट है, हमें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं ना। चलो तो पहले मैंने बता दिया 1964 के अंदर बैंक एस्टेब्लिश हुआ था एज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाद में जाके ग्रेजुअली उसको बैंक का लाइसेंस दिया गया और 2004 के अंदर लगभग एज अ बैंकिंग लिमिटेड का इसको लाइसेंस मिला था, और तब से लेके एज अ गवर्नमेंट एंटिटी बैंक काम कर रही थी। लेकिन 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके 51% स्टेक है वो LIC को बेच दिए। तो तब से लेके ये जो बैंक है ना, नो डाउट दोनों एंटिटी गवर्नमेंट की है, LIC भी गवर्नमेंट का ही है, और गवर्नमेंट ने ही गवर्नमेंट की एंटिटी को शेयर बेचा है। तो प्रैक्टिकली सोचो तो मैं तो गवर्नमेंट ही समझता हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी शेयर 50% से बिलो चला जाएगा तो वो गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होगी। इसलिए अभी राइट नाउ ये बैंक है ना वो प्राइवेट में मानी जाती है। बाकी कामकाज सब कुछ वैसा ही है जो एज ए 2019 के अंदर उसके अंदर एज ए गवर्नमेंट बैंक जैसा काम चल रहा था वैसा ही सब कुछ है, बराबर। तो बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं है तो लॉजिकली प्राइवेट है, बट आप इसको लॉजिकली सोच के गवर्नमेंट भी मानोगे तो इसमें कोई गलती नहीं है, बराबर, सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। ओके, तो बिल्कुल राइट नाउ बैंक है वो प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा खास। हाँ, इसीलिए तो देखो ना ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है ना। बाकी गवर्नमेंट होता है तो गवर्नमेंट बैंकों के नोटिफिकेशन में ऐसे टर्म्स आपको कंडीशंस कभी नहीं मिलती है। ओके, चलो तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब बारी आती है तो सर क्या फॉर्म भरे नहीं भरे, कौन फॉर्म भरेगा। अब देखो इसमें कुछ बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बराबर। तो वो सोचेंगे कि सर हम तैयारी गवर्नमेंट की कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक का नोटिफिकेशन आया है तो क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो देखो ये सब अपनी सोच के ऊपर है। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा मेरे साथ जुड़ा है जिसकी फिनेंशियल सिचुएशन बहुत बहुत वीक है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा, 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल से, उसको अभी तक लाइफ में कहीं बूस्ट नहीं मिला कि एग्ज़ाम निकले और मैं क्वालिफाई हूँ और मेरा सिलेक्शन होए। तो ऐसे बच्चों से तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर घर पे ज़रूरत है तो हो सके तो आप डेफिनेटली फॉर्म भरिएगा। एक बार सिलेक्शन तो लो, जाना नहीं जाना वो बाद में सोचेंगे, बट एक बार सिलेक्शन तो लो, और सिलेक्शन होने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना वो मेरा मानना है हो सकता है इतना हाई हो जाएगा ना कि आने वाले फ्यूचर में 2024 में वापस गवर्नमेंट बैंकों का रिक्रूटमेंट दोबारा निकलेगा ना, तो हो सकता है तो आप उसके लिए अपने आप को आराम से क्या करोगे, लेके जाओगे, है ना। आपके ऊपर का ये जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है ना वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी ये मत सोचो सर प्राइवेट है गवर्नमेंट है, वो सब बात की बात है। मैं तो इतना समझता हूँ जो मौका मिले बस आप तो ट्राई करो, उस पर चौका लगाओ, जाना नहीं जाना वो बात की बात है। फॉर्म भरी एटलीस्ट, है ना, फॉर्म भरो, सिलेक्शन लो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बस मैं इतना समझता हूँ, बराबर। जाना नहीं जाना वो सब हम बात में सोचेंगे, बट एक बार पहले सिलेक्शन तो लेके बताओ, एक बार जीतिएगा तो सही, और जो जीतने की खुशी होगी वो आगे वाली जीतने में बहुत ज़्यादा काम लगेगी, मैं ऐसा मानता हूँ, बराबर। दूसरी चीज़ें, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो अभी बिल्कुल नया है, जिसको इसके बारे में उसने 8 दिन पहले कभी कोई गवर्नमेंट बैंक या तो प्राइवेट बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की, तो क्या उसको फॉर्म भरना चाहिए। 40 दिन का टाइम है, बच्चा वापस मुझे क्वेश्चन करेगा, मैं बोलता हूँ डेफिनेटली भरिएगा। रीज़न, एक एक्सपोजर आपको मिलेगा लाइफ में। पहली बार देखो लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट आएगा ना कभी तो ऐसा होगा, जो भी आप एग्ज़ाम लाइफ में देने जाओगे वो कोई ना कोई एग्ज़ाम तो पहली बार ही होगा ना, तो आप दीजिएगा 40 दिन तो 40 दिन, जितनी तैयारी होए उतना। आप रिजल्ट की सोच को लेके फॉर्म नहीं भरोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं,
और ऐसा तो है नहीं कि पहले ही अटेम्प्ट में हमें जो चाहिए वो मिल जाए, है ना। तो एटलीस्ट कोई नया बच्चा भी अगर जुड़ता है तो उनसे भी मैं रिकमेंड करूँगा, गो फॉर, आप इसके लिए जाइए। एक जो एक्सपीरियंस मिलेगा पहली बार एग्ज़ाम में बैठने का, ये बैंक एग्ज़ाम्स कैसे होती है, वो आपको आगे जाके बहुत काम लगेगा। क्योंकि अभी बहुत जल्दी 2024 जनवरी मिड के अंदर आपका पूरा 2024 में IBPS का कैलेंडर आ जाएगा। तब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। तब कौन मना कर रहा है, बट शुरुआत की जाए, है ना। तो फॉर्म डेफिनेटली बच्चा भरेगा। और तीसरा, कुछ बच्चे बहुत डेस्परेट होते, सर गवर्नमेंट से नीचे चलेगा नहीं, हमें घर पे कोई फिनेंशियल इश्यू है नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लो ऐसे डेस्परेट बच्चे होते हैं तो वो चाहे तो ऐसे फॉर्म को अवॉइड करेगा, तो मैं मना नहीं करूँगा। बराबर, उनका एक ही मिशन है, बस कुछ भी हो जाए हमें प्योर गवर्नमेंट के अंदर ही जाना है, तो वो डेफिनेटली अवॉइड करे तो चलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बराबर है। तो देखो, सबकी अपनी, मैं एक सजेशंस दे रहा हूँ, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ कि आप ऐसा सोच के डिसीजन आपको खुद को लेना है। बट मेरा मानना है फॉर्म सबको भरना चाहिए, एग्ज़ाम में जाना चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए, बाद में सोचा जाएगा क्या करना है ना। वैसे आपका अभी कुछ हुआ नहीं है, उसके पहले ही आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, भाई तू पहले सिलेक्शन तो ले ले, वो सब बात की बात है ना। तो हर बच्चे को फॉर्म भरना है, मेरा ऐसा सजेशन है। नो डाउट समय हमारे पास बहुत कम है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। हाँ, हम अपनी तैयारी कभी ना कभी तो इनिशिएटिव लेके चालू करनी पड़ेगी ना। हर बार ऐसा सोचेंगे तो देखो, आपको कितना भी समय मिलेगा ना, ये सब एग्ज़ाम्स की तैयारी वैसे कभी ख़त्म होती नहीं है ना। आप 50 मॉक लगा दो या 500 लगा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। नो डाउट 500 मॉक लगाने में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, बट क्या वहाँ आपकी तैयारी ख़त्म हो जाएगी। कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जो बोलेगा सर मैं 100% प्रिपेयर हूँ, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस, है ना। इतनी कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, क्रिकेटर्स लोग की बात कर लो, है ना, अगले दिन फील्ड पे जाके 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद भी हो सकता है अगर आपका दिन नहीं होगा तो दूसरे दिन आप 0 पे भी आउट हो जाते हो। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी हम तैयारी छोड़ देंगे, है ना। हमें तैयारी को चालू रखना है, यही लाइफ है, यही गेम है ना। क्योंकि गेम जो खेलता है वो हर बंदा जीतना चाहता है, तो कोई ना कोई तो हारेगा ना, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, है ना। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये सबके साथ होता है। तो पक्का फॉर्म भरिएगा, सबको। नहीं भरना है, क्यों नहीं भरना है, उसके रीजंस भी आपके पास बहुत क्लियर होने चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपका मन करे नहीं सर नहीं जाना है, मैं मेरी जो तैयारी है उसको और एक अपर लेवल पे ले जाके गवर्नमेंट को ही टारगेट करूँगा, तो बात बराबर है। ओके, बट इतनी अच्छी सैलरी है, ले लो। और मैं तो बोलता हूँ लेने के बाद भी अगर आपके अंदर वो गट्स है सुनना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, मान लो सिलेक्शन हो गया, बैंक ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपके अंदर गट्स होगा ना तो बैंक के साथ भी आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चालू करके 2024 की सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो, कौन मना कर रहा है। बट वो अपने अंदर होना चाहिए कि बैंक में 8-10 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी मेरे पास वो समय होगा, उसके बावजूद भी डेली 3-4 घंटे की प्रैक्टिस का टाइम निकाल के 24 की एग्ज़ाम को टारगेट करूँगा। अगर ये गट्स आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली जाइएगा, तो हम मना नहीं कर रहे। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे, इवन आप मानोगे नहीं, जो बच्चा SBI के अंदर PO है, RBI वैकेंसी निकालता है, डेफिनेटली वो टारगेट करता है SBI के अंदर एज अ बैंक PO रह के 10 घंटे 12 घंटे की 10 घंटे 11 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी वो तैयारी करके अगर RBI में जा सकता है, हम जा सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। बट हाँ, वो फेज़ होगा, वो बहुत स्ट्रगल वाला होगा, इसको दिमाग में लेके चलना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये कौन फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा वो मैंने बता दिया। इतना कम समय है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तैयारी तो कभी ना कभी चालू करनी पड़ेगी ना, जितना होए उतना, है ना। तो उसके लिए आपको अभी से जो होए आप 40 दिन के अंदर जितना भी कर सको चालू करो, और यही सोचो कि ये मेरी 2024 की तैयारी अभी से मैंने चालू कर दी है ना। और जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे वो तो ऐसा सोचेगा ही नहीं कि सर कम टाइम है, नहीं, उसको तो मौका मिला है, वो प्रिपेयर है, बट मौका मिला था उस पर वो बेचारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। जैसे आपको 4 मौके अभी राइट नाउ मिले थे, IBPS PO क्लर्क गया, उसके बाद आपका RRB PO क्लर्क गया, है ना, 4 मौके गए। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे 4-4 मौके चले गए, वो वेट कर रहे कि अभी कहीं एक आध मौका मिले मैं चौका लगाऊं। आया है मौका,
लगाइए चौका, कौन मना कर रहा है ना। तो वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा सर कम समय है, उनके लिए कोई समय नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल प्रिपेयर है। बस तैयारी को एक लेवल पे लेके जाइए और कुछ नहीं करना है ना। चलो तो बहुत बढ़िया, ये मैंने बता दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट के अंदर, सर मेरी ओर से सपोर्ट। तो अभी आपको पता चला होगा रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम है लर्निंग पॉकेट। टैगलाइन बहुत प्यारा सा है, अपना करियर अपने ही पॉकेट के अंदर। अब ये एप्लीकेशन को आप लोग एक बार ज़रूर डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में जाके क्या क्या मिलेगा 2 मिनट डिस्कशन कर देता हूँ। आने वाली 2024 की जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है उन सारी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने के लिए, चाहे वो SBI होए, चाहे IBPS क्लर्क PO होए, RRB असिस्टेंट PO, IDBI हो जाए, RBI हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट बैंक की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और वहाँ पर अगर मान लो आपको एज अ मैथ्स सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, राइट नाउ मैथ्स सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट उसके ऊपर पड़ा है। प्री से लेके मेंस लेवल तक मैंने बताया समझाया है। एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसके अंदर फ्री कोर्सेज में जाना, वहाँ पर आपको सारे डेमो सेशंस मिलेंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। इवन वहाँ पर आप देखोगे तो मैं जब पढ़ाता हूँ तब जो मेरी हैंड रिटन नोट्स होती है वो कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार मिलेगी। तो आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा एक बार, है ना, जिसके अंदर आपको प्री से लेके मेंस लेवल तक का पूरा मैथ्स का कंटेंट मिल जाएगा। बराबर प्री से लेके मेंस इंक्लूडिंग 2022-23 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो लेटेस्ट पैटर्न के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। तो एक बार ज़रूर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जिसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी। 400 आवर्स से भी ज़्यादा के वीडियो सेशन है, मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है, कैसी होगी देखना हो तो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज PDF आपको मिलेगा। साथ में हर एक क्वेश्चन को फ्रॉम अ वेरी बेसिक का मतलब आजकल आप देख रहे हो तो एग्जाम में मेंस का लेवल इतना बढ़ गया है कि वहाँ विदाउट वेरिएबल क्वेश्चन नहीं होता है। तो एक्स वगैरह लेके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वहाँ से लेके यूनिक अप्रोच से हर एक क्वेश्चन को मैंने वहाँ सॉल्व करवाया है। वो आप मेरी एक बार हैंड रिटन PDF नोट्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इवन डेमो सेशंस भी वहाँ पड़े, साथ में सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। बराबर। और इसके लिए तो उसके लिए देखो प्राइस बहुत मैंने कम रखा है। आप चाहो तो उसके अंदर कोर्स खरीद सकते हो। पूरा कंप्लीट मैथ से उसका प्राइस रखा है ओनली 799, लगभग 800 रुपया इसका प्राइस है। 1 साल की वैलिडिटी है। बराबर। जो भी आप करोगे आज से परचेस करोगे, पूरा 1 साल तक आपका एप्लीकेशन रहेगा। बराबर। 1 साल का पूरा वैलिडिटी है। और मान लो लास्ट में जो भी बच्चा अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करता है तो पहला काम क्या करिएगा, चैनल नया है क्योंकि हम भी प्लेटफॉर्म पे नए हैं। नो डाउट मैं वैसे नया हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस, आप अगला वाला एक सेशन देख लेना, जब मैंने एप्लीकेशन लॉन्च किया है तब मैंने मेरे बारे में सारी चीज़ें बता दी है। लास्ट 10 साल से ऑफलाइन के अंदर पढ़ाता था, बट अब से सोचा है कि अपने अंदर जो है ना काबिलियत, बस उसको हर बच्चों तक लेके जाना है ना। अपने पास जो नॉलेज है हर बच्चे तक पहुंचाना है। तो यही सोच के साथ अब से मैंने एक नया ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट किया है, लर्निंग पॉकेट है। तो ये चैनल को एक बार आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वेबसाइट हो जाए, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे टेलीग्राम चैनल, चाहे व्हाट्सअप का ग्रुप, ये हर चीज़ें आपको ये वीडियो के ये सेशन का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसके अंदर सारी लिंक होगी। तो उस लिंक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बराबर। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो, मस्त रहो। बाकी और भी कोई डाउट्स आता है, कोई और चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो ज़रूर सेशन ख़त्म होने के बाद एक बार नीचे कमेंट करना। मैं डेफिनेटली 101% ट्राई करूँगा आपका आंसर दूँ। बराबर। और सेशन को हर बच्चे तक पहुंचा दो एक बार, ताकि जो बच्चा IDBI को लेके थोड़ा परेशान है, क्या हमें फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, गवर्नमेंट है, नहीं है, ये सारे क्लेरिफिकेशन इसमें आ जाएंगे। ओके। चलो तो वीडियो को एक बार आप अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, है ना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बहुत जल्दी हम लोग आने वाले
2 से 4 दिनों के अंदर डेली यूट्यूब के ऊपर आईडीबीआई एज वेल एज एसबीआई को टारगेट करने के लिए डेली लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर। तो ज़रूर चैनल के साथ आप जुड़े रहना, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।